अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुदस्सिर अली है और मेरा ताल्लुक़ बेसिकली साहिवाल से है। मेरी प्रीवियस एजुकेशन फ़िज़िक्स में है। मैंने बैचलर्स किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से विद अ सीजीपीए ऑफ 3.96 आउट ऑफ 4। कुछ माह पहले मैंने अप्लाई किया सीएम पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जिसके बाद मेरी कम्पेटिटिव प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन हुई डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से। क्योंकि मेरी सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से एज अ फील्ड वर्क इंटर्न के लिए हुई थी, तो कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे लाहौर मूव होना पड़ा। तो वहाँ पे मुझे एज एन ऑफिस वर्क इंटर्न इंडक्ट किया गया। मुझे जिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट में इंडक्ट किया गया वो था EIA डायरेक्टरेट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट डायरेक्टरेट। तो वहाँ पे सबसे पहले तो हमें पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997 पढ़ाया गया, जिसके सेक्शन अंडर सेक्शन 12 के तहत EIA का काम था बनता है। तो वहाँ उसके बाद फिर हमें कुछ स्पेसिफिक उसके बाद हमें स्मोक रूल्स 2023 पढ़ाए गए। इसके बाद मुझे IEEE और EIA रेगुलेशन 2022 पढ़ाई गई, और जो पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें एम्बियंट एयर का है, जिसमें नॉइज़ का है, जिसमें वाटर का है और बाकी भी हैं, वो पढ़ाए गए। मेरा जो रूटीन वर्क था वो अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस अहनूर, असिस्टेंट डायरेक्टर EIA, उनकी सुपरविजन में काम करना था। तो जो सबसे पहले मुझे मैम ने गाइड किया कि किस तरह जो EIA और IEEE जो रिव्यूज़ किस तरह करते हैं, अपनी फ़ाइल किस तरह पढ़नी है। इसके अलावा उसमें जो डेटा है उसको किस तरह आपने ग्रेस्प करना है और आपने उसको देखना है। इसके अलावा फिर पूरी रिपोर्ट्स पढ़ के उसका रिव्यू किस तरह करना है, उसमें कौन सी चीज़ें देखनी हैं, कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो मुझे रिव्यू करना सिखाया IEEE और EIA फ़ाइल्स का। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चेक करने हैं, मिसाल के तौर पे वेस्ट डिस्पोज़ल का, उसके बाद वेस्ट वाटर डिस्पोज़ल का, उसके बाद जो कुछ जो एफिडेविट्स हैं वो कौन कौन से देखने हैं, उसके बाद रेफरेंस कौन सा देना है लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर का, और बेशुमार चीज़ें। इसके अलावा फिर जब ये सारा कुछ रूटीन वर्क होता गया, इसमें मुझे कुछ गैप्स भी EIA में जो उसकी वर्किंग में एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क की कमी थी, क्योंकि जो EIA का सिस्टम था वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो उसमें थी उस सिस्टम में। तो साइंटिफिक फ्रेमवर्क की एक कमी थी, साइंस की इंडक्शन की एक कमी थी मुझे, जो वाज़े नज़र आई उस एज एन फ़िज़िक्स ग्रेजुएट। तो इसके बाद फिर जब मेरा कैपस्टोन प्रोजेक्ट आया, तो मैंने कैपस्टोन में ऐसा टॉपिक मेरी कोशिश थी कि मैं सेलेक्ट करूं जिसके थ्रू मैं उस साइंटिफिक फ्रेमवर्क की कमी को कम कर सकूं और एक प्रपोज कर सकूं फ़िज़िक्स इन्फॉर्म्ड फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू हम एयर क्वालिटी रिव्यू की असेसमेंट को बेहतर तरीके से कर सकें। तो मैंने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया कैपस्टोन प्रोजेक्ट का, जिसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। दो कंपोनेंट्स हैं उसके। एक कंपोनेंट है जो टेक्निकल कंपोनेंट है, और दूसरा मैंने सोशल कंपोनेंट रखा। टेक्निकल कंपोनेंट में मैंने एक प्रपोज्ड प्लान देने की कोशिश की है, जिसके बाद हम EIA की एयर क्वालिटी असेसमेंट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और एयर क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करने का मतलब ये है कि हम बेहतर अंदाज़ा लगा सकें, बेहतर प्रेडिक्ट कर सकें कि एक प्रोजेक्ट के जो इम्पैक्ट्स हैं फ्यूचर वो क्या क्या होंगे, जिसके बाद फिर हम उसके मिटिगेशन प्लान्स पे बात करेंगे। तो फिर ताकि इसका अल्टीमेट गोल था कि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कर सकें, हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें हम अपना रोल प्ले कर सकें उसको मिटिगेट करने में। तो इसका मेन मकसद ये था फ़िज़िक्स कंपोनेंट का। तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो सोशल कंपोनेंट है। उसमें मैंने एक सर्वे किया, लोगों से EIA EPA के बारे में अवेयरनेस का, परसेप्शन का, इसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है लोगों के दरमियान वो किया। वो एक सोशल कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट का एक सेम जो मकसद है वो EIA की बेहतरी है। EIA की बेहतरी का मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, यानी ऑब्वियसली इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन है। तो ये किया। मैंने अपने थीसिस में 7 चैप्टर्स लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी। उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे। एम में मेरे 2 ही एम हैं, एक तो फ़िज़िक्स थे, एक फ़िज़िक्स इन्फॉर्म फ्रेमवर्क बनाना, और दूसरा टेक्निकल एयर जो असेसमेंट के लिए, ताकि हम बेहतर प्रोजेक्ट्स की एयर क्वालिटी असेसमेंट कर सकें।
दूसरा था मेरा ऑब्जेक्टिव कि पब्लिक की पल्स जानना, ताकि हमें जो गैप्स हैं इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ और लोगों के दरमियान उनका पता चल सके, ताकि हम उसको पूरा करके अल्टीमेटली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कर सकें और सस्टेनेबल प्रोटेक्शन कर सकें। तो ये तो कंपोनेंट थे। उस दूसरे चैप्टर में मैंने कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो EIA दुनिया भर में होते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट दुनिया किस तरह करती है, जो उसमें मैंने US EPA और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO है, उसके बाद फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हवाला दे के, और जो रिसेंट रिसर्चेज हैं उनके हवाला दे के मैंने एक लिटरेचर रिव्यू देने की कोशिश की है। इसके बाद मैंने जो मैथडोलॉजी रखी है वो मिक्स रखी है, उसमें सेकेंडरी डेटा को भी यूज़ किया है, प्राइमरी डेटा को भी सर्वे थ्रू यूज़ करके। दोनों का अल्टीमेट मकसद जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंट की बेहतरी है, दोनों का मेरा मेन मकसद जो था, दोनों को। इसके अलावा फिर इसके अलावा मैंने जो सर्वे फाइंडिंग्स आई हैं, जिसमें बड़े शॉकिंग सर्वे आए हैं, उसमें मैंने 102 रिस्पोंडेंट से डेटा लिया है, जिससे पूछा है विहाड़ी और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के। तो उसमें जो एक गैप, जो और बहुत सारे गैप्स हैं जिसमें मैंने डिटेल में जो मैंने लिखे हैं अपने थीसिस में, उनमें जो गैप थे वो मैं जो अभी एक दो मेंशन कर देता हूँ। नंबर 1, जो लोगों को इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ पे ट्रस्ट है की डेफिसिट है, लो ट्रस्ट है, वो 74% लोगों को इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ पे ट्रस्ट की कमी है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। इसके अलावा जो EIA प्रोसेस लोगों को 90% लोगों को तकरीबन पता ही नहीं है कि जब एक प्रोजेक्ट नया बनता है तो उसको EIA सबमिट करनी पड़ती है और इन्वायरमेंटल अप्रूवल की ज़रूरत होती है। और उसमें 90% लोगों को ये तक नहीं पता कि उनका भी एक पार्ट है, पब्लिक हेयरिंग का एक हिस्सा है। पब्लिक हेयरिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ये सारी जो इन्वायरमेंटल अप्रूवल का प्रोसीजर में एक हिस्सा है। उनको पता ही नहीं है कि हम इस डिसीजन में भी शामिल हैं। तो इसके अलावा जो हमारा एक फरसूदा एक सिस्टम है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं पब्लिक हियरिंग की, वो न्यूज़पेपर के थ्रू देते हैं। हालांकि आज के दौर में न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में है। तो 95% लोगों ने कहा है कि हमें व्हाट्सएप या सोशल मीडिया या कोई ऐप के थ्रू इन्फॉर्म किया जाए, और 90 to 95% लोग इस चीज़ के लिए विलिंग थे कि उन्हें अगर अच्छे से इन्फॉर्म किया जाए तो वो इस डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनना चाहेंगे, पब्लिक हियरिंग का पार्ट बनना चाहेंगे। इसके अलावा ये तो सर्वे की फाइंडिंग्स थी कुछ अहम। इसके अलावा जो मैंने फिर 6 चैप्टर में अपने एक पूरा प्रपोज्ड फ्रेमवर्क दिया है, फिज़िक्स इन्फॉर्म्ड फ्रेमवर्क, उसमें 8 स्टेजेस हैं। उन 8 स्टेजेस को हम अपना के अपनी एयर क्वालिटी असेसमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसमें मैंने एटमॉस्फेयर फिज़िक्स को इंडक्ट करने की बात की है, ताकि हम डिस्पर्जन को मज़ीद अच्छे से एनालाइज़ कर सकें। जब हम एनालाइज़ अच्छे से कर सकेंगे तो हम डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकेंगे। डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकेंगे तो हम जो फ्यूचर इम्पैक्ट्स हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के, उसको हम अच्छे से जान सकेंगे से तो फिर हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की अच्छे से बेहतरी कर सकेंगे। उसको ये बेसिकली जो EIA का सारा सिस्टम है, ये प्रिवेंटिव मेजर है। ये एक चीज़ एक बुरा होने से पहले उसको रोकने का नाम है जो EIA प्रोसेस है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जो फ्रेमवर्क दिया है उसमें मैंने EIA के गैप्स भी बताए हैं। गैप्स बताने के बाद मुझे जो लगे कि नीड क्यों है वो मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ बताया है। फिर मैंने अपना प्रपोज़ किया है 8 स्टेजेस का प्लान, जिसमें एमिशन इन्वेंट्री जो वेरिफिकेशन है, उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डेटा असेसमेंट है, उसके बाद फिर इस तरह स्टेप्स हैं, रिसेप्टर असेसमेंट है, इसके बाद जो डिस्पर्जन मॉडल एवेलुएशन है, इसके अलावा जो हमारा उसके बाद इम्पैक्ट प्रेडिक्शन और सबसे मेन चीज़ इसमें एटमॉस्फेयर फिज़िक्स एवेलुएशन है। तो उसके बाद इम्पैक्ट प्रेडिक्शन और उस पे स्टैंडर्ड है। इसके अलावा फिर जो एक इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो पूरी एक टेक्निकल रिकमेंडेशंस हम भेजते हैं अपने डायरेक्टर को भेज सकें, ताकि डायरेक्टर जो है या एक कमेटी है जो फैसला करती है इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स का, वो उनके पास बेहतर डेटा हो, उनके पास एक स्टैंडर्ड डेटा हो, साइंटिफिक डेटा हो, जो एवेलुएटेड डेटा हो, जो वेरीफाइड डेटा हो। अभी हम जो ज़्यादातर हम जो इन्हिसार करते हैं वो स्टैंडर्ड डेटा पे होता है, जो एक प्रोपोनेंट अपने प्रोजेक्ट की डिटेल देता है। हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं है उसको जानने का कि उसने सही इन्फॉर्मेशन बताई है या गलत बताई है। तो इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करके उसका एक वेरीफाइड डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम वेरीफाइड डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमारी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी, हमारा एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा हमारे पास एक एविडेंस बेस्ड डेटा होगा। तो
ताकि फिर हम अच्छे से डिसाइड कर सकें कि उस प्रोजेक्ट की फेट के हमें उसको कौन सी कमियां हैं, उसमें अप्रूवल देनी चाहिए, उसमें कौन से मिटिगेशन मेजर्स और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, उसकी एवेलुएशन हम कर सकें। तो ये था सारा। इसके अलावा फिर मैंने एक प्रपोज जो फिज़िक्स फ्रेमवर्क पूरा प्रपोज़ किया है स्टेजेस के थ्रू, जिसमें हम एयर क्वालिटी असेसमेंट कर सकें बेहतर तरीके से। उसमें फिर मैंने एक चेक लिस्ट दी है जिसको हम चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ें पूरी हैं या नहीं। उसके बाद चेक लिस्ट के बाद मैंने उसकी नंबरिंग दी है कि हम उनको नंबर अलॉट करें फिर कि अगर एक प्रोजेक्ट की यानी ये सारी जो स्टेजेस हैं ये पूरी हैं, उसके बाद उसकी नंबरिंग की जा सके। उसके बाद उसकी परसेंटेज मैंने एक प्रपोज़ की हैं कि अगर 90 to 100% है तो वो साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है। अगर इससे नीचे है उसमें मैंने स्टेजेस बताई हैं कि अगर 70 to 89 है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, थोड़ी सी माइनर डिफिशेंसीज़ के साथ। अगर यानी 50 to 69 है तो फिर वो उसमें मेजर डिफिशेंसीज़ हैं उस प्रोजेक्ट में, साइंटिफिक यानी मेजर कमी है जो दूर करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर बिलो 50 है तो वो साइंटिफिकली वो करेक्ट नहीं है, उसको अप्रूवल नहीं देनी चाहिए। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क था। उसके अलावा यानी मैंने मेरे जो थीसिस के दो कंपोनेंट है, एक टेक्निकल कंपोनेंट है जिसमें मैंने एयर क्वालिटी असेसमेंट को या ये रिव्यू में इंप्रूव करने की बात की है ताकि हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो डायरेक्टरेट है EPA पंजाब का वो बेहतर हो सके। तो दूसरे कंपोनेंट में मैंने सोशल कवरेज करने की कोशिश की है ताकि मैं परसेप्शन लोगों का जान सकूँ, पल्स जान सकूँ कि लोग इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ को किस तरह समझते हैं और उनमें गैप्स क्या हैं। तो इन दोनों को मिला के फिर मैंने स्ट्रेंथनिंग EIA के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, जो कि एक डिटेल रिकमेंडेशंस हैं जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। एटमॉस्फेयर फिज़िक्स की ट्रेनिंग के लिए हमें फिज़िसिस्ट हायर करने चाहिए। उसके बाद हमें लोगों के दरमियान जो इंस्टीट्यूशन और लोगों के दरमियान गैप्स आए हैं उनको हम किस तरह कम कर सकते हैं। लोगों का इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ पे ट्रस्ट को किस तरह हम बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी मैंने अपनी रिकमेंडेशंस का हिस्सा बनाया है। तो ओवरऑल जो ये तो था थीसिस का। ओवरऑल जो इस इंटर्नशिप के दौरान मुझे सीखने को मिला वो बहुत कुछ मिला, और बहुत सारी चीज़ों की कमी भी रही। मुझे ऑफ़िस वर्क में काम करना आया, मुझे ऑफ़िस वर्क के एटिकेट्स मुझे सीखने का मौका मिला। मुझे इन्वायरमेंटल जो टेक्निकल डिटेल्स थी उनको समझने का मौका मिला। जो डिसीजन मेकिंग या क्रिएटिव माइंड बिल्ड हुआ पहले से बेहतर। उसके अलावा जो कुछ मुझे चैलेंजेस सामने मुझे पेश आए वो ये थे कि टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ टॉपिक्स की, ख़ास तौर पे इन्वायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स की जो प्योरली इन्वायरमेंटल रिलेटेड है उनको मुझे ग्रास्प करने में मुश्किल आई। इसके अलावा जो एक फ़ाइनेंशियल जो स्टाइपेंड का डिस्बर्समेंट लेट होना वो एक मेरे लिए एक चैलेंज बना। तो सीखने को बहुत कुछ मिला। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, और मैंने अपनी तरफ से एक अच्छा करने की और जो मैं अपना रोल प्ले कर सकता था जितना करने की कोशिश की है। तो ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।